तो हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 3 का एकदम लास्ट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो टॉपिक है, ऑलरेडी जब मैं आपको अलग अलग ग्रुप पढ़ा रहा था तब मैंने बहुत सारी बातें इसकी ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। टॉपिक बहुत सिंपल है। एक बार फिर से टॉपिक के हिसाब से देखते हैं आखिर क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए, एक शब्द दिमाग में हमारे है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब बदल बदल के, एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए एक यस है तो एक नो है। हाँ, ऐसे अल्टरनेट होता है। आपको मान लीजिए जापान जाना है, आप अमेरिका पहुंच गए, अल्टरनेट था आपके पास कि आप अमेरिका भी जा सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा चेंज होना। जनरेशन का मतलब हमने पढ़ा था प्लांट में दो टाइप की जनरेशन होती है। दो टाइप की जनरेशन कौन कौन सी है? एक तो हैप्लॉइड सेल से बनी लाइफ है, हैप्लॉइड सेल से बनी लाइफ। और हैप्लॉइड सेल से अगर कोई लाइफ बनी है तो उसको हमने बोला था गेमिटोफाइट। सेम वही बातें हैं जो मैं आपको लगातार पहले समझाता रहा हूं। और एक होती है कि लाइफ साइकिल में कभी ना कभी एक डिप्लॉयड सेल वाली कंडीशन भी आएगी। और जो डिप्लॉयड सेल वाली कंडीशन से बना हुआ जो स्टेज है, जो एक पैटर्न है प्लांट जो बनेगा डिप्लॉयड सेल से, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है। तो प्लांट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनकी लाइफ में ये दोनों जनरेशन अल्टरनेट होती रहती है, एक के बाद एक आती रहती है। अभी मान लीजिए प्लांट गेमिटोफाइट है, तो जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो कभी ना कभी एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी कि वहां पर वो डिप्लॉयड सेल बन जाएंगी और वो स्पोरोफाइट शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइट शुरू हो जाएगा। और उस स्पोरोफाइट प्लांट में भी कभी न कभी एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो फिर से गेमिटोफाइट बनाएगा। तो गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट ये अल्टरनेट लाइफ में आती रहती है, लगातार आती रहती है। अभी गेमिटोफाइट है, कुछ समय के बाद वहाँ स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा। स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट वहाँ गेमिटोफाइट बना देंगे। तो ये दोनों ही स्टेज अल्टरनेट रूप से लगातार आती चली जाती है। ठीक है, और सिंपल सी बात है। अब सवाल ये आता है कि एक गेमिटोफाइट जो हैप्लॉइड सेल से बना है, मान लीजिए ये आपका गेमिटोफाइट है। ठीक है, ये कैसी सेल से बना है? हैप्लॉइड सेल से बना है। अब इसको अगर मान लीजिए स्पोरोफाइट बनाना है, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड सेल वाली एक स्टेज इसको बनाना है, तो कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जो गेमिटोफाइट पौधा होगा उसके अंदर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम डेवलप होंगे। उसके अंदर क्या डेवलप होगा? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ये दो चीज डेवलप हो जाएंगे। क्योंकि गेमिटोफाइट है तो ये इसके गेमिट बनाने के ऑर्गन हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम में मेल गेमिट बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं, और आर्चिगोनियम में फीमेल गैमीट बनते हैं। ठीक है, ये गैमीट बने। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मतलब ये भी आपके हैप्लॉइड सेल, ये भी आपके हैप्लॉइड सेल, और दोनों सेल फ्यूज होती है। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, जो जाइगोट बना, हम कहेंगे जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट प्लांट। जब भी जाइगोट बनता है, जैसे ही डिप्लॉयड सेल बन जाती है, हम बोलेंगे स्पोरोफाइट शुरू हो गया। अब जब स्पोरोफाइट है, मान लीजिए ये पूरा स्पोरोफाइट है, तो ये क्या बनाएगा? ये स्पोरेंजिया बनाता है।
स्पोरोफाइट क्या बनाता है? स्पोरेंजिया बनाता है। अगर वो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो स्पोरेंजिया भी दो टाइप की बनेंगी, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्पोर बनाए जाएंगे। मेल स्पोर अलग होंगे, फीमेल स्पोर अलग होंगे। टेरिडोफाइटा में ज्यादातर मेंबर एक ही जैसे स्पोर बनाते हैं, होमोस्पोरस। हाँ, टेरिडोफाइटा में। लेकिन उसके भी मैंने आपको बताए थे, साल्विनिया वगैरह जो एग्जाम्पल थे, वो भी हेटेरोस्पोरस बना देता है। सिलेजिनेला, साल्विनिया, मैंने दो एग्जाम्पल आपको याद कराए थे। तो कुल मिला के स्पोरेंजिया स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया बनाएगा, ये मेल स्पोरेंजिया अलग होगी, फीमेल स्पोरेंजिया अलग होगी। मेल स्पोरेंजिया मेल स्पोर बनाएगी, मेल स्पोर बनेंगे, यहाँ पे आपके फीमेल स्पोर बनेंगे। ठीक है। अब ये जब स्पोर बने स्पोरेंजिया के अंदर, तो ये भी दोबारा से हैप्लॉइड सेल हो गई, ये भी आपके दोबारा से हैप्लॉइड सेल हो गई। मतलब स्पोरोफाइट पौधा जब स्पोर बनाता है तो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बन जाएगी। यहाँ पर मियोसिस डिवीजन जरूर होगा, तभी तो ऐसा बन पाएगा। मियोसिस डिवीजन होगा तो स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। और स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो ये गैमेटोफाइट बना देते हैं। फीमेल है तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेल है तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और ये गैमेटोफाइट जब बन जाएंगे तो फिर एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम डेवलप करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि गैमेटोफाइट तो स्पोरोफाइट बनाते रहते हैं और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बना रहते हैं। ये स्पोर जो बने, स्पोर एक्चुअली गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। स्पोर जो होती है वो गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है, उसी से गैमेटोफाइट डेवलप होता है। और ये जो जाइगोट होता है वो स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। अब डिपेंड ये करता है कि प्लांट में जब गेमिटोफाइट होगा तो क्या वो डेवलप रहेगा, क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या वो जमीन में सुरक्षित रह सकता है, क्या वो इंडिपेंडेंट है। ये बातें हमने काफी डिस्कस करी थी। कुछ पौधों में गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, कुछ पौधों में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आम का पेड़ है तो पूरा पेड़ कैसा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हाँ, ये स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड सेल से बना है। हमने ब्रायोफाइट की बात किया, एल्गी की बात किया। इसमें क्या होता है, गेमिटोफाइट ही इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट तो इसके ऊपर बाद में डेवलप होता है, जो इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। तो ये अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखें तो हमको सभी 5 तरह के पौधों में 3 तरह का लाइफ पैटर्न दिखाई देता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का लाइफ पैटर्न दिखाई देता है। और उन पैटर्न को समझना ही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक ये चीज तो क्लियर है कि जनरेशन लगातार अल्टरनेट एक के बाद एक बदलती रहती है। अभी गेमिटोफाइट जनरेशन है तो स्पोरोफाइट बनेगी, स्पोरोफाइट जनरेशन है तो वो गेमिटोफाइट बनाएगा। भाई, इतना दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गेमिटोफाइट को गैमीट बनाना है और स्पोरोफाइट को स्पोर बनाना है। गैमीट भी हैप्लॉइड होते हैं और स्पोर भी हैप्लॉइड होते हैं। अगर ये चीज आपके क्लियर हो गई तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा इसमें। बस इतना सा याद रखिए। और ये चीज मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर एक डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड सेल बनाना है तो यहां पर होगा मियोसिस डिवीजन। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो वो 23 वाली सेल बनाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था। अगर मान लीजिए डिप्लॉइड सेल को नॉर्मल डिप्लॉइड सेल ही बनाना है या हैप्लॉइड सेल को नॉर्मल हैप्लॉइड सेल ही बनाना है, मतलब जितने क्रोमोसोम पहले थे अगर बाद में भी उतने ही क्रोमोसोम बनते हैं, इक्वेशनल टाइप का डिवीजन होता है, इक्वल, कोई चेंज नहीं हो रहा क्रोमोसोम में, तो ये जो डिवीजन है ये आपका माइटोसिस डिवीजन कहलाता है।
हैप्लॉइड हैप्लॉइड बना रही है, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड बना रही है। मान लीजिए जाइगोट आपके डिप्लॉइड सेल है, तो जाइगोट में माइटोसिस हो रहे तो डिप्लॉइड 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 डिप्लॉइड, पूरा एक डिप्लॉइड सेल का प्लांट बना दिया तो पूरा एक पौधा बन गया। ये पूरा पौधा डिप्लॉइड सेल से बना, तो कौन सा डिवीजन हुआ होगा जाइगोट में? माइटोसिस हुआ होगा। तो पूरा जो पौधा बना वो माइटोसिस से बना। अब ये जो स्पोरोफाइट प्लांट बन गया है, अब इसको अगर मियोसिस डिवीजन करना है तो स्पोरेंजिया के अंदर होगा। जब वो स्पोर बनाएगा वहां पर उसका मियोसिस होगा। मियोसिस होते ही हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये अल्टरनेट डिप्लॉइड सेल वाला प्लांट हैप्लॉइड सेल बनाएगा तो मियोसिस करेगा। ठीक है, अगर डिप्लॉइड वाला प्लांट हैप्लॉइड सेल बनाएगा तो मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा। ये उसके स्पोरेंजिया में होगा और स्पोर बनाएगा। गेमिटोफाइट गेमिट बनाएगा। अगर गेमिटोफाइट देखिए खुद हैप्लॉइड सेल वाला होता है गेमिटोफाइट, और उसको गेमिट ही बनाना है तो उसको कौन सा डिवीजन करना होगा? उसको तो माइटोसिस करना होगा क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है। गेमिटोफाइट को गेमिट बनाने के लिए माइटोसिस करना है। हैप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड वाली ही सेल बनाना है, माइटोसिस होगा वहां पे। मैं डिवीजन पे इसलिए ध्यान दे रहा हूं क्योंकि यहां से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए। गैमिटोफाइट विल प्रोड्यूस ऑलवेज गैमिट एंड स्पोरोफाइट विल ऑलवेज प्रोड्यूस स्पोर। गैमिट भी दो तरह के, मेल और फीमेल। स्पोर भी दो तरह के, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर। भाई माइक्रो मतलब मेल वाले, और मेगा या मैक्रो आप बोलिए, वैसे मेगा ज्यादा फेमस शब्द है, मेगा स्पोर और ये माइक्रो स्पोर। तो ये वाला तो मेल गैमिटोफाइट बनाएगा, ये वाला फीमेल गैमिटोफाइट बनाएगा। अब मैं जो बात कर रहा था कि तीन तरह का लाइफ पैटर्न दिखाई देता है प्लांट, वो थोड़ा समझने की कोशिश कर। एक को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। एक को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। और एक को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तीन तरह के पौधे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ पैटर्न कि वो उनमें गेमिटोफाइट ज्यादा डोमिनेंट है कि स्पोरोफाइट ज्यादा डोमिनेंट है। डोमिनेंट हम किसको मानेंगे? ऐसा लाइफ साइकिल, ऐसा स्टेज जिसमें पौधा इंडिपेंडेंट सरवाइव करता हो, अपना फोटोसिंथेसिस करता हो, अपना वाटर एब्जॉर्ब करता हो, मतलब जो अपना काम खुद करता है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ कहलाएगी। हैप्लॉन्टिक वो पौधे हैं जिनमें एक हैप्लॉइड सेल से बना पौधा इंडिपेंडेंट होता है। हैप्लॉइड सेल से बना पौधा इंडिपेंडेंट है, और हैप्लॉइड सेल से बने पौधे को क्या बोलते हैं? गेमिटोफाइट बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि गेमिटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फूड बना सकता है, इंडिपेंडेंट होता है। और इनमें जो स्पोरोफाइट जब बनेगा तो स्पोरोफाइट जो होगा, स्पोरोफाइट वो बहुत ही हाईली रिड्यूस्ड सेल से होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, और वो डिपेंड ऑन गेमिटोफाइट, डिपेंड ऑन गेमिटोफाइट होगा। वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, उसको अगर खाना पीना चाहिए तो वो गेमिटोफाइट के ऊपर ही सरवाइव कर पाएगा। तो ऐसा टाइप का लाइफ प्रोसेस कहाँ हमको देखने को मिला बताओ तो? आपको याद होगा तो हमको मालूम चलता है हैप्लॉन्टिक टाइप का एल्गी में बहुत आसानी से आपको दिखता है। जितनी भी एल्गी होती है वो हैप्लॉइड सेल से बनी होती है, और वहां पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है तो वो जाइगोट जो भी बना वो उस हैप्लॉइड प्लांट के ऊपर ही सरवाइव करता है, और वहीं पर एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम बना के वो फिर से गैमिटोफाइट बनाता है। ठीक है, तो टोटली डिपेंड एल्गी में होता है, और इवन मैं तो कहूंगा ब्रायोफाइट में भी ऐसा होता है। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट थोड़ा एक डाउटफुल केस है तो मैं आपको बताऊंगा।
एक्चुअल में जब हमने रिक्सिया मार्केंशिया देखा था ब्रायोफाइट में, तो ये मार्केंशिया का थैलस था, ये थैलस, थैलस में राइजोइड्स लगे थे। ये पूरा हैप्लॉइड सेल से बना है और इसके ऊपर आपने देखा ये इस तरह से इरेक्ट पार्ट बना था और यहाँ पर फूट सीटा और कैप्सूल वाला ये आपका बना था स्पोरोफाइट। ये पौधा आपका स्पोरोफाइट बना था। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है ना, फोटोसिंथेसिस तो यही करेगा। लेकिन कुछ पौधों में क्या है ब्रायोफाइट में, ये यहाँ रहकर भी थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस कर लेता है, तो हम इसको इंडिपेंडेंट तो नहीं कहेंगे। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रायोफाइट हमारे हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल में ही कंसीडर करना चाहिए और होते भी हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ब्रायोफाइट में खासतौर पे जो मॉस है, खासतौर पे जो मॉस है, दो तरह के हैं, लिवरवर्ट और मॉस। तो मॉस कुछ ज़्यादा ही एडवांस पौधा है, वो थोड़ा सा यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। चलो देखेंगे, मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। आप एल्गी और ब्रायोफाइटा को हैप्लॉन्टिक में शामिल करके पढ़िए अभी फिलहाल। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिप्लॉन्टिक में। तो डिप्लॉन्टिक में हमारे पास आते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म। इनमें जो फोटोसिंथेसिस करने वाला इंडिपेंडेंट पौधा होता है वो डिप्लॉयड सेल से बना पौधा होता है। वेल डेवलप्ड रूट होती है, स्टेम होता है, ब्रांच होती है, लीव्स होती है। मतलब ये फोटोसिंथेसिस करने वाला इंडिपेंडेंट पौधा है जो सरवाइव करता है। हम बोलेंगे स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। इसमें क्या होगा? स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। ठीक है, और जो गेमिटोफाइट है वो तो यहाँ जो स्पोरोफिल्स बनी, ये स्पोरेंजिया बनी उस पत्ती के अंदर, तो स्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पर स्पोर बन रहे थे और वो भी ज्यादा सेल के नहीं बने। माइक्रोस्पोर तो पोलन ग्रेन जैसा बना था, केवल 2 या 3 सेल का ही बना था, 3 सेल का स्टेज बना था। और एंजियोस्पर्म में बात करें तो फीमेल गेमिटोफाइट 8 सेल का बना था, उस 8 न्यूक्लियस और 7 सेल का बना था इस तरह से। तो ये आपका टोटल इन पौधों के ऊपर ही डिपेंड है। फ्लावर में बन रहे थे एंजियोस्पर्म में, ये वाली जो स्टेज थी, मतलब स्पोर जर्मिनेट करके केवल ये 3 सेल का बना रहा है, ये केवल आपका 7 सेल का बना रहा है पौधा। और ये जो है ये आपके गेमिटोफाइट है और ये टोटल डिपेंड है इसके ऊपर। अगर इसका फ्लावर झड़ गया, टूट गया तो ये खत्म हो जाएंगे, ये फोटोसिंथेसिस थोड़ी कर पाएंगे। तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट है और हम बोलेंगे गैमेटोफाइट जो होते हैं इनके, गैमेटोफाइट वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं? हाईली रिड्यूस्ड स्टेज होती है इनकी, ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते एंड डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पौधे ही दुनिया में सरवाइव करते हैं, गैमेटोफाइट नहीं सरवाइव कर सकता। ये वाली कंडीशन डिप्लॉन्टिक। अगर डिप्लॉयड सेल का पौधा डोमिनेंट है वही हमको देखने को मिलता है। गैमेटोफाइट तो केवल थोड़ा सा बनता है, वो भी फ्लावर में, तो वो सरवाइव भी नहीं कर सकता अकेला। तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। चलिए अब हम बात करते हैं इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक की। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में अब केवल एक हमारे पास बचा जिसे हम बोल रहे हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या था? टेरिडोफाइट में हमने देखा कि नॉर्मल जो पौधा होता है, बड़े साइज का जो पौधा होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो तो डिप्लॉयड सेल से बना है। वो कैसा है? डिप्लॉयड सेल से बना है, डिप्लॉयड से। लेकिन इसमें जब स्पोर बनते हैं और वो स्पोर भी जमीन पर आकर प्रोथेलस बनाते हैं, तो ये भी आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये पौधा इंडिपेंडेंट है डिप्लॉयड वाला, और ये स्पोर जो निकल के आए जमीन पे ये तो हैप्लॉयड पाले हुए हैं, और ये भी एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बनाते हैं। तो ये भी जमीन पर इंडिपेंडेंट पाए जाते हैं, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं। तो हम बोलेंगे कि इनके अंदर हैप्लॉयड टाइप की लाइफ साइकिल भी इंडिपेंडेंट है और इनके अंदर डिप्लॉयड टाइप की भी इंडिपेंडेंट है। ऐसे पौधों को हम बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप के पौधे।
मुझे लग रहा है अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ बुक में अगर ऑप्शन में ये आए, अलग अलग करके अगर आए कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन है, आपसे अगर पूछा जाए कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन है और उसमें आंसर आए एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, अगर ऐसे आए तो आंसर आना चाहिए टेरिडोफाइट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में कौन आना चाहिए? टेरिडोफाइट। लेकिन अगर ऑप्शन आया मान लीजिए एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, फिर आया जिम्नोस्पर्म, फिर आया एंजियोस्पर्म, तब आंसर आपका ये आना चाहिए, क्योंकि ब्रायोफाइट के कुछ मेंबर जो है वो उसमें गैमेटोफाइट भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट को केवल तब कंसिडर करो जब वो टेरिडोफाइट के साथ आ रहा है, तब फिर आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर अकेला टेरिडोफाइट शायद वो नहीं देगा, और अगर अकेला टेरिडोफाइट भी अगर वो देता है तो भी आपको इसी को टिक मारना है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं जिनसे बच्चा थोड़ा घबराता है, तो टेंशन करने की बात नहीं है। हमको इतना क्लियर मालूम होना चाहिए कि जो एल्गी हैं और ब्रायोफाइट है वो आपके हैप्लॉन्टिक टाइप का जेनरेशन उनमें डोमिनेंट है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, वहां पर डिप्लॉन्टिक टाइप का डोमिनेंट है। और टेरिडोफाइटा में तो हैप्लॉइड भी इंडिपेंडेंट है और डिप्लॉइड भी इंडिपेंडेंट है। टेरिडोफाइट के हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। प्रोथैलस, ये नाम भूलना नहीं है। ये इंडिपेंडेंट होता है, एंथ्रिडियम आर्चिगोनियम इसके ऊपर डेवलप होती है टेरिडोफाइट में। तो अब आपको अगर ये सही ढंग से चैप्टर एक बार दोबारा से पढ़ोगे, अपने टॉपिक समझोगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गेमिटोफाइट के ऊपर एंथ्रिडियम आर्चिगोनियम डेवलप होंगे, स्पोरोफाइट के ऊपर आपके स्पोरेंजिया डेवलप होंगी। अब वो माइक्रो स्पोरेंजिया है कि मेगा स्पोरेंजिया है? माइक्रो में मेल स्पोर बनेंगे, मेगा में फीमेल स्पोर बनेंगे, बस ये छोटी सी कहानी है। अब कुछ स्पेशल बातें जो आपको जानना जरूरी है। चाहे ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने कैसे भी देखा, देखिए क्लासिफिकेशन तो हमने बनाया, पौधों को हमने ज्यादातर सिमिलरिटी के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रख दिया। लेकिन अगर मैं अभी एक जनरल बात कर रहा हूं तो कि एल्गी कैसा होता है, तो एल्गी मैंने अभी बताया हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल होता है उसका, हैप्लॉन्टिक होता है, हैप्लॉइड ही डोमिनेंट होता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी एल्गी हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस ये एक ब्राउन एल्गी है, ध्यान देना। पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया ये एक रेड एल्गी है, ये आपके ब्राउन एल्गी है। और कैल्प जो होता है जनरली वो जो लंबी लंबी ब्राउन एल्गी होती है उन्हीं को हम कैल्प बोलते हैं, ये भी ब्राउन एल्गी है। तो ये तीन नाम ऐसे हैं। तो ये जो तीन आपके एल्गी हैं, अब एल्गी नियम से तो कैसी होनी चाहिए? हैप्लॉन्टिक होनी चाहिए। लेकिन ये तीन एल्गी खासतौर पे पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प, ये जो समुद्र में पाई जाती है, लगभग ये तीनों समुद्र में ही मिलती हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक ना होकर कैसी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। कैसी है? हैप्लो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट के जैसे, टेरिडोफाइट के जैसा लाइफ साइकिल इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और एक एल्गी तो ऐसी है कि वो तो डिप्लॉयड होती है, उसका नाम तो बिल्कुल याद रखना है, और उस एल्गी का नाम है फ्यूकस। फ्यूकस, सार्गेसम, ये भी ब्राउन एल्गी है फ्यूकस। हाँ, ये भी ब्राउन है। ये एल्गी आपके डिप्लॉन्टिक टाइप की है। तो ये वो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एल्गी से अलग है। तो एल्गी ज्यादातर पूरा ग्रुप अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप तो पूरा हैप्लॉन्टिक ही होता है। लेकिन कुछ स्पेशल एल्गी जैसे फ्यूकस की बात कर दिया कि फ्यूकस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, तो आंसर आ जाएगा वहां डिप्लॉन्टिक होता है।
एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प, ये आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो केवल ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा। हमने पांचों ग्रुप काफी समय देके पढ़े समझे। ये उम्मीद है कि शायद ये आपके काम आएंगे, एग्जाम में यहाँ से बहुत कुछ पूछते हैं। तो सही ढंग से पढ़िएगा। ये चैप्टर आज हम फिनिश समझते हैं। कल जो क्लास होगी अगला चैप्टर बात करेंगे।